आगे आगे हमारा टॉपिक एंटी एरिथमिक ड्रग्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिथमियाज क्या होते हैं। एरिथमियाज का हमें पता है कि कोई भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट में तो उसे हम क्या कह देते होते हैं, एरिथमियाज। अब मींस के एरिथमियाज में प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ये एसए नोड एवी नोड वगैरह सारी चीजें आ गई, तो आपको पता है कि इधर क्या हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एट्रिया से बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है या आपके वेंट्रिकल में से अब नॉर्मली करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है। इट मींस कि हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो करंट को क्या करेंगी, कम करेंगी। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं, इसमें आपके पास आ जाती हैं क्लास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। इनको किस बेस पे हमने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है कि कौन सी ड्रग कौन से चैनल पे जाके एक्ट कर रही है, कौन से आयन को रोक रही है, उसकी बेस में हमने इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे इसके लिए इन चीजों को सारा समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक पे लेके जाता हूँ। बेसिक हमने क्या पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है। ठीक है। ये अगर हमारा हार्ट है तो इस तरह आपको पता है ऐसे नोड होती है, देन ये आपके एट्रिया वेंटिकल, और ये आ गया आपकी एवी नोड। ऐसे नोड से करंट प्रोड्यूस होता है, एवी नोड पे जाता है और एवी नोड से आगे हमारे वेंटिकल्स को मिल जाता है। अब मैं क्या बनाने लगा हूं इधर, ये आपको पता है आपके एट्रिया या वेंटिकल है वो सारे क्या है, सेल से मिलकर बने होंगे, ऐसे ही है कि नहीं है। अब मैं इधर से एक सेल लेके बनाने लगा हूं इधर। ठीक है। वो उसका डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका आ गया सेल। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है जो, अब मैं उसको ड्रा करता हूँ कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है इसमें से जो करंट पास कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इधर से करंट पास कर रहा है, तो वो करंट कैसे पास कर रहा है, करंट होता क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। तो वो हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ आयंस हो रही है, तो उससे आगे क्या दूसरा हमारे पास रिजल्ट निकल रहा है। तो आप देखें, आपको पता है कि सेल आपका क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, कौन से, -85 मिली वोल्ट। हमारे जो एट्रिया के सेल्स हैं या वेंट्रिकल के, वो -85 पे कौन से बैठे होते हैं। देन क्या होता है कि इनको स्टिमुलस आता है, कहां से स्टिमुलस आता है, आपकी एसए नोड से या एवी नोड से करंट आता होता है, जो करंट आके क्या करवा देता है, इसका -85 से ऊपर कहां पे ले जाता है, -70 मिली वोल्ट पे। ऐसे ही है कि नहीं है, उधर से करंट आता होता है। अब देखो ये जब -70 मिली वोल्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, अचानक से डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होती है तो तब आपका क्या है कि सोडियम चैनल, सॉरी, जो सोडियम आयन है वो मूव करता है इनटू इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मूव कर गया। इट मींस कि पहले ये जो सेल जो था वो अंदर क्या था, नेगेटिव, बाहर क्या था, पॉजिटिव। अब ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, अब देखो अंदर हमारा ज्यादा से ज्यादा कौन सा जा रहा है, सोडियम जा रहा है ना, तो इस वजह से अब अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको हम कहते होते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या अब ये क्या हो गया है, एक्शन पोटेंशियल हो गया है। अच्छा, तो इसको एक और, इसको हम कहते होते हैं फेज जीरो, कि ये फेज जीरो है, फेज जीरो ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ मायोकार्डियोसाइट्स। देन सेकंड काम क्या होता है कि जब ये ऊपर चला जाता है, हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल में चला जाता है, देन अगेन क्या होता है कि हमारे इधर जाके ना पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं। जब पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो पोटाशियम होता है वो बाहर मूव करना शुरू कर देता है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आपके सेल से बाहर जा रहा है तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर क्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो आपका ये वाली जो लाइन है अब इस नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो अचानक से आपका ड्रॉप आता है वो किसकी वजह से आ रहा था, पोटाशियम आउटफ्लक्स की वजह से आ रहा था। देन क्या है कि आपको पता है कि ये जब पोटाशियम जाना शुरू होता है तो आपके कुछ और चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कौन से चैनल्स ओपन हो जाते हैं, आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये पोटाशियम तो बाहर जा ही जा रहा था, देन आपका कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप देखो पॉजिटिव अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, तो वोल्टेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास आ जाता है प्लेटो फेज, जिसको हम कहते होते हैं फेज टू। जिसको हम क्या कहते हैं, फेज टू। ठीक हो गया। और ये जो फेज वन था उसमें क्या हुआ कि आपका जनाब पोटाशियम जो है उसका आउटफ्लक्स हुआ। ऐसा ही है कि नहीं है। अच्छा जी, देन आगे थर्ड चीज क्या होती है कि ये वाले देन कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जो पोटाशियम चैनल है ये ओपन ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अब देखो पोटाशियम क्या क्या बाहर जा रहा है, तो अंदर हमारे सेल के अंदर क्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो अब ये वाली जो लाइन है नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखो ये अब कहाँ पे आ जाती होती है, नेगेटिव की तरफ, जिसको हम क्या कहते होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन ये अगेन कहाँ पे आ गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो ये इट मीन्स कि ये जो आपका फेज थ्री था उसमें क्या हुआ, आपका पोटाशियम आउट हुआ ना, ऐसे ही है कि नहीं है। देन देन आपका ये लास्ट पे आ जाता है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला होता है इसको हम कहते होते हैं फेज फोर। तो ये आ गया आपका फेज फोर, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मींस के सेल अब दोबारा फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेट से कहां पे चला गया है, हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, मींस कि अब ये करंट को पास कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, करंट को इधर से पास कर रहा है, इसको हम कहते होते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये आ गया।
अब इसी चीज को मैं ड्रा करता हूँ, ये तो मैंने एक सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाई ना, अब मैंने कहता हूँ कि हम एक सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो नहीं देख रहे होते, मैं सारे सेल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हर्ट के ऊपर लीड्स लगा देते होते हैं, वो चेस्ट लीड्स आपकी जनाब लिम्ब लीड्स मीन के ईसीजी लीड्स लगा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर क्या किया, एक लीड लगा दी, तो वो क्या है, सारे जो हार्ट के सेल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रही होगी। अब मैं उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ड्रा करता हूँ इधर, जो हमारे सारे हार्ट के सेल की है। उस वक्त आपको पास क्या आ जाती है, पी वेव आ जाती है। देन आ गया कि अब देखो, जब हमारे वेंटिकल्स में क्या होता है कि ये वाला जो फेज होता है, जब आपका सोडियम आउटफ्लक्स होता है, सोडियम क्या है, सॉरी सोडियम का इनफ्लक्स होता है, आपका सोडियम अंदर आता होता है, तो क्या होता है कि आपकी डीपोलराइजेशन हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। तो मैंने आप लोगों को ईसीजी में पढ़ाया था कि आपका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स था वो किसको शो कर रहा था, डीपोलराइजेशन ऑफ योर वेंटिकल। इट मींस कि ये जो आपका फेज है, ये जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है सेल के अंदर, वो मुझे ईसीजी पे किस तरह का दिखेगा कि मुझे ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स, जो कि अगर मैं एक सेल का देखूं तो उसमें क्या हो रहा है जनाब, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, जबकि मैंने जब ईसीजी पे देखा तो मुझे क्या मिल गया, क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल गया। ठीक है, देन अगेन क्या होता है, आपको पता है कि ये पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, पोटाशियम बाहर जाता है तो आपके पास क्या आ जाती है, रिपोलराइजेशन वाली। रिपोलराइजेशन वाली कौन सी, इधर टी वेव आ जाती है। मींस के ये वाला जो आगे, ये जो था हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है, वो इससे पहले पहले जो था क्यूआरएस कम्प्लेक्स किसकी वजह से आया, क्यूआरएस कम्प्लेक्स किसकी वजह से आया, सोडियम की वजह से, डीपोलराइजेशन जो हो रही थी उसकी वजह से आया। अब मैं क्या करूं कि कोई भी सोडियम को अगर मैं ब्लॉक कर दूं, इसको कोई भी इशू कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम को प्रॉपर्ली अंदर ना जाने दूं, स्लोली अंदर जाने दूं, तो ये जो मेरे पास रैपिड क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा था, आएगा नहीं आएगा। अब मेरे पास स्लो वाला वाइड वाला क्यूआरएस कम्प्लेक्स आएगा। इट मींस कि जब भी मैं सोडियम के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो उस वक्त मुझे क्या मिल जाएगा, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी मैं सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करूंगा उस वक्त मुझे कौन सा वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल जाएगा। मींस कि जब भी मैं हमारे जो वेंटिकल्स हैं उनकी डीपोलराइजेशन को स्लो कर रहा हूं, उस वक्त मुझे वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल रहा है। देन आगे चलते हैं। देन ये जो आपका था फॉर एग्जांपल क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल इधर से आपका क्यू से लेके टी इंटरवल था, ठीक है, और ये आ जाता था आपका एस टी सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका सारा इधर वाला इंटरवल था, ये वाला जो सेगमेंट है वो किसको शो कर रहा था, वो शो कर रहा था आपकी रिपोलराइजेशन को। ऐसे ही है कि नहीं है, और रिपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही थी, पोटाशियम की वजह से। ऐसा ही है। अब मैं क्या करूं, अगर पोटाशियम के चैनल्स ब्लॉक कर दूं, इट मींस कि मेरी रिपोलराइजेशन अब क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ऐसा ही है कि नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरा ये जो क्यू टी इंटरवल था वो क्या हो जाएगा, अब प्रोलोंग हो जाएगा। इट मींस कि जब भी मैं प्रॉब्लम करूंगा पोटाशियम के साथ, पोटाशियम के चैनल्स को ब्लॉक करूंगा, तो उस वक्त मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे क्या, प्रोलोंग्ड क्यू टी इंटरवल मिल जाएगा। वो आपने समझ लिया कि क्यों मिला। ठीक है, देन इसमें जो आपने मस्ट चीज याद रखनी है वो ये कि जब भी हमें प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल मिलता है उस वक्त एक एरिदमिया का रिस्क बढ़ जाता है। कौन सी एरिदमिया का रिस्क बढ़ जाता है, टॉर्साडेज, टॉर्साडेज दे पॉइंट्स। ठीक है, इसका रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। इसमें इस तरह करके आपको क्या मिल जाती है, ईसीजी। ठीक है, तो ये आ गया कि इसका रिस्क बढ़ जाता होता है। अब ये हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए कि सेल के लेवल पे क्या हो रहा है और हमारी जो ईसीजी की लेवल पे, ईसीजी के लेवल पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इधर आप लोगों को बताया कि मैं जब सोडियम को क्या करूंगा, ब्लॉक करूंगा। ठीक है, तो ये जो सोडियम पहले रैपिडली जा रहा था, पहले आप देख सकते हो कि रैपिडली नॉर्मली जा रहा था। अब इस बंदे में जब मैं सोडियम को ब्लॉक करूंगा तो अब ये सोडियम का रैपिड अपस्ट्रोक होगा या स्लो सारा अपस्ट्रोक होगा, अब स्लो अपस्ट्रोक होगा ना, ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव हो रहा था। तो अब ये इस तरह करके मुझे क्या मिल जाएगी, सोडियम की वेव मिल जाएगी। देन आगे आपका ये जो प्लेटो आ जाएगा। अब मैंने आगे से क्या किया हुआ है कि साथ में आपका पोटाशियम वाला भी ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे ये वाली जो थी ना, क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन हो रही थी, वो भी क्या मिल जाएगी, इस तरह करके प्रोलॉन्ग्ड वाली वेव मिल जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाली वेव भी लंबी हो गई, ये वाली वेव भी लंबी हो गई है। देन आगे एक और जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो दरमियान में सारा डिस्टेंस होता है, ये वाला जो दरमियान में सारा डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते होते हैं कि ये वाला जो सारी टाइम था ना, इस दौरान आपका सेल किस में रहा है, सेल किस में रहा है, एक्शन पोटेंशियल वाले स्टेज में रहा है। ठीक है, ये देखो ना, अब रेस्ट कर रहा है, ये वाला जो स्टेज है इस वक्त सेल आपका क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। लेकिन ये जो दरमियान में स्टेज था उस दौरान क्या था कि आपका एक्शन पोटेंशियल वाले स्टेज में था। ठीक हो गया।
एक्शन कर रहा था, काम कर रहा था। देन एक और जो चीज आपने याद रखनी है, ये आ गया आपका मींस के ये लाइन किसको शो कर रही है, एक्शन पोटेंशियल को। देन एक और चीज वो आपने ये इसमें याद रखनी है कि ये जो दरमियान में होता है आपका ये जो फेज थर्ड है ना, इधर से आपने इधर सीधी लाइन ड्रा कर देनी है, इधर से आपने सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। ये पीरियड है आपका रिफ्रैक्टरी, ये वो वाला पीरियड है जिसके दौरान आपका कोई मजीद करंट, आप इस ये वाला जो सेल है ना, ये वाला जो सेल है, अब इधर से मजीद ये कोई करंट पास नहीं कर सकता। इसने पहले अपनी ये वाली साइकिल पूरी करनी होती है, देन ये करंट पास करता है। तो आपको पता है इस दौरान ये क्या है कि इस साइकिल में चल रहा है, तो उस दौरान ये क्या है कि कोई भी करंट पास नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या दे देते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। आई होप अब आपकी बेसिक्स हो गई हैं क्लियर। अब आगे इजी अगर आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ गई है, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ये सिंपली क्या करेंगी, हमारा जो सोडियम जा रहा था ना, ये सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देंगी, सिंपली आपने याद रख लेना है। तो ये जो आपकी क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं, उन्होंने क्या किया, आपके सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। तो अब देखो इन्होंने जब सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक किया, तो हमारे पास ये जो सीधी लाइन आ रही थी सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से, अब ये देखो कि ये क्या हो गई है, स्लैंटेड हो गई है। वो आपको पता चल गया कि क्यों स्लैंटेड हुई है, ठीक हो गया। तो इसमें आगे 3 क्लासेस हैं, जो हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है ना, इसमें भी आगे क्या है, 3 क्लासेस हैं, क्लास 1A, क्लास 1B एंड क्लास 1C, ठीक हो गया। अब इनकी क्लासेस किस बेस पे हैं वो हम देखते हैं कि ये जो आपकी क्लास 1A वाली ड्रग्स होंगी ना, इन्होंने सोडियम को तो ब्लॉक किया ही किया, ठीक है, मेनली सोडियम को ब्लॉक किया, लेकिन साथ में इन्होंने थोड़ा बहुत पोटाशियम को भी ब्लॉक कर दिया। अब देखो ये जब पोटाशियम को ब्लॉक करेंगी, तो ये वाली हमारे पास जो सीधी लाइन आ रही थी, ये भी अब क्या है कि हमारा जो प्रोलोंगेशन हो जाएगी, ऐसे ही है कि नहीं है, जो रिपोलराइजेशन वाली वेव आ रही थी। इट मींस कि अगर मैं अब इसी चीज को इसी चीज पे देखूं, तो ये देखो सोडियम के साथ पंगा हो रहा है, इट मींस कि हमारा जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स था उसके साथ पंगा हो रहा है। तो अब मुझे इस बंदे में क्या मिल जाएगा, वाइड क्यूआरएस कम्प्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। देन और किसके साथ पंगा हो रहा है, मेरे पोटाशियम के साथ पंगा हो रहा है। इट मींस कि मुझे क्या मिल जाएगा, जो क्यूटी इंटरवल है वो भी प्रोलॉन्ग मिल जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये देखो इसमें क्यूआरएस पिक इंटरवल भी प्रोलॉन्ग, क्यूटी इंटरवल भी प्रोलॉन्ग। देन और जो चीज देखते हैं, अब देखो वही लाइंस खींचते हैं, कौन सी, हमारी एक्शन पोटेंशियल वाली। तो अब ये देखो कि ये था आपका जो उसने रेड सा बनाया हुआ है ना, ये था किसका एक्शन पोटेंशियल, जो नॉर्मली सेल काम कर रहा था। अब आपने उस बंदे को क्या दी हुई है, ड्रग दी हुई है, तो अब आप देख सकते हो कि इसका एक्शन पोटेंशियल भी क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया है। इट मींस कि इस बंदे में मुझे जो एक्शन पोटेंशियल मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड मिलेगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं, आगे आपका आ गया कि वो वाला रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड हम कहां से देखते होते थे, ये फ्रॉम द मिडल ऑफ क्या है कि आपका जो फेज 3 वाली वेव होती थी, तो इसको इधर सीधा खींचो, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास कौन सी, पहले वाला जो नॉर्मल बंदा था। देन वही खींचते हैं लाइन जो अभी हमारे पास बंदा है, जिसको हमने क्या है कि ये वाली क्लास 1 एंटी रिदमिक ड्रग्स दी हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो भी प्रोलॉन्ग हो गया है। इट मींस कि आपको क्या है कि इंक्रीज मिल जाएगा इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये सारी चीजें आपको क्या मिल गई, प्रोलॉन्ग्ड मिल जाएंगी, किसमें, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। तो इसमें कौन कौन सी आ गई, सॉरी क्लास 1A में इसमें कौन कौन सी आ जाती है, आपकी क्विनिडीन आ जाती है, आपकी प्रोकेनामाइड आ जाती है, आपकी डाइसोपायरामाइड आ जाती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपकी है प्रोकेनामाइड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनका मैकेनिज्म क्या था, इन्होंने कैसे काम किया, इन्होंने मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकेड की, ठीक है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका एक्शन पोटेंशियल लंबा हो गया, आपका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड लंबा हो गया, ये जो सारी चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। देन क्या है कि आपका जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्यूटी इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग हुआ, पोटाशियम की ब्लॉकिंग के इफेक्ट की वजह से, ये सारी चीजें हमको समझ ली, ठीक हो गया। अब देखो, अब हम इनको यूज कहाँ करेंगे, वही सारे एरिथमियाज में, कौन कौन से, एट्रिया में जो एरिथमियाज हो रहे हैं, जो वेंट्रिकल में एरिथमियाज हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके री एंट्रेंट एरिथमियाज हो रहे थे, री एंट्रेंट कौन से थे, इस तरह साइकिल बन रही थी, ऐसा ही है कि नहीं है। तो उन सब में देन आ गया एक्टोपिक एसवीटी सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डियाज में, वेंटिकुलर टैकिकार्डियाज में, सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डियाज कौन से होते हैं, जो क्या है कि आपका बंडल ऑफ हिस्से ऊपर ऊपर जो राइज कर रहे थे उन्हें हम सुप्रा वेंटिकुलर, जो वेंटिकल में राइज कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, वेंटिकुलर टैकिकार्डियाज। तो इन सब में आप यूज कर सकते हो किनको, क्लास 1A को। अच्छा जी, अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या आएंगे हमारे पास, जिस बंदे में हमने ये वाली एंटी एरिथमिक। एक और जो चीज आपने एंटी एरिथमिक्स के बारे में याद रख लेनी है, इनको हम ऐसे ही नहीं यूज कर लेते, ठीक है। जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो ना, उस वक्त यूज करते हैं। और पेशेंट की कंडीशन जब बहुत ज्यादा खराब कब होती है, जब बंदे को एट्रियल फिब्रिलेशन हो, या एट्रियल फ्लटर हो, या फिर क्या वेंटिकुलर एरिथमियाज हो, ठीक है। तो उस वक्त हम मोस्टली एंटी रिदमिक्स को यूज करते होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत हैं।
जो बंदा एंटी एरिथमिक्स लेता है, इनके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। साइड इफेक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि ये भी इंक्रीज करवा देते हैं रिस्क को। किसके रिस्क को? एरिथमियाज के रिस्क को। देखो इन्होंने एरिथमियाज के रिस्क को क्यों इंक्रीज करवाया? अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये किसको प्रोलॉन्ग कर रही है? क्यूटी इंटरवल को। तो जब भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है तो आपको पता है क्या हो जाता है, बंदे को इंक्रीज हो जाता है रिस्क। किसका? टोर्साडेज दे पॉइंटस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हम हर बंदे में भाग के एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज नहीं करते होते। देन और क्या साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं? बंदे को सिंकोनिज्म हो सकता है, वो उसको हेडेक होगी। सिंकोनिज्म का क्या मतलब है कि वो कहेगा मेरे कानों में, एक तो उसको हेडेक होगी, दूसरा वो कहेगा मेरे कानों में टलियां सी बजती हैं, रिंगिंग होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? टिनिटस, रिंगिंग सेंसेशन इन योर ईयर्स, इसको हम क्या कहते हैं? टिनिटस हो सकती है, हेडेक हो सकती है। इसको इकट्ठा हमने क्या कह दिया? सिंकोनिज्म। और ये स्पेसिफिकली कौन सी ड्रग के साथ एसोसिएटेड है? क्विनिडीन के साथ एसोसिएटेड है। देन आ गया कि जो बंदा प्रोकेनामाइड यूज कर रहा होगा उसको एसएलई हो सकता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ठीक है, और वो क्यों होगा? वो ड्रग एसोसिएटेड होगा, मींस के वो प्रोकेनामाइड लेगा, देन आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा फीवर वगैरह के साथ, रैश वगैरह के साथ। ठीक है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है? उसको ल्यूपस दूसरा ल्यूपस हुआ है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस हुआ है। इसको हम क्या कह देते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस हुआ है। तो ये आपने मस्त याद रखना। ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया, HIP हिप। ठीक है, एच से चीजें आ गई। हाइड्रिलाजीन करवा सकती है आपकी, आइसोनियाजिन करवा सकती है, और कौन? प्रोकेनामाइड। ये सारे क्या करवा सकते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस करवा सकते हैं। ये हम प्रेजेंट बंदा कैसे प्रेजेंट करता है? फीवर के साथ प्रेजेंट करता है और रैश के साथ प्रेजेंट करता है। देन जब आप उसका टेस्ट करवाते हो तो आपको मिल जाती है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज, पॉजिटिव मिल जाती हैं एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये इसके लिए स्पेसिफिक होती हैं। फॉर ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं। तो ये हो सकता है कौन से बंदे में जो क्या यूज कर रहा है? प्रोकेनामाइड यूज कर रहा है, उसको रिवर्सिबल एसएलई लाइक सिंड्रोम हो सकती है। ठीक है, रिवर्सिबल इसने क्यों कहा है? क्योंकि जब आप उसको प्रोकेनामाइड नहीं दोगे ना तो वो ठीक हो जाएगी उसकी कंडीशन। देन और जो आपका ये डाइसोपायरामाइड था, ये क्या करवा सकता है? बंदे को हार्ट फेलियर करवा सकता है, ये इसका डाइसोपायरामाइड का साइड इफेक्ट है। देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, मींस के प्लेटलेट्स इन योर ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये बंदा आपके पास मोस्टली प्रेजेंट कैसे करता होता है कि उसके जब आप देखोगे ना बॉडी पे, तो जगह जगह पे क्या है कि आपको ब्लू से रैशेस ब्लू मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पिटैकिया और पर्परा। ठीक है, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्यों हो रही है? क्योंकि उधर क्या है कि जनाब आपका ब्लड लीक कर रहा है, आपकी आर्टरीज में ब्लड नहीं रह रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये कैपलरी है, ठीक है, अब इधर क्या है कि आपके जो प्लेटलेट्स है ना, क्या कहते हैं, वो कम हुए पड़े हैं। नॉर्मली आपकी ये जो कैपिलरीज होती है ना, ये डैमेज हो रही होती है और प्लेटलेट्स उधर लग के हमारी ब्लीडिंग को रोक देते हैं। लेकिन ये जो बंदा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला होगा, उसमें बेचारे में प्लेटलेट्स कम है, तो वो ब्लीडिंग को रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे। तो ये इधर जो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी वो आपके पास कैसे प्रेजेंट कर सकता है? पिटैकिया या परपरा। तो इसके लिए वो वर्ड यूज कर सकता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज आ गई। देन आगे बाकी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबका तौर सा देश दे पॉइंट्स, तो ये तो सबका इनका कॉमन प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट है। तो ये आ गया कि इनमें कौन सी एग्जांपल थी, इन्होंने कैसे काम किया, कहाँ यूज किया हमने, और क्या इनके साइड इफेक्ट्स थे। ठीक है, ये थी क्लास 1 ए। देन आगे चलते हैं। आगे आगे क्लास 1 बी ड्रग्स। अब क्लास 1 बी ड्रग्स क्या है? इनका आप सिंपल सा याद रख लो। ये जो है ना, इन्होंने स्पेसिफिकली इस्कीमिक सेल्स को जाके रोकना है। जो फॉर एग्जांपल इस्कीमिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनको क्या है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। ऐसा ही है कि नहीं? आपको पता है जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है, हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो देन क्या है कि वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो मैंने आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था कि उनके अंदर एक तो वो लीकी हो जाते हैं, तो उनमें बाहर से ज्यादा सोडियम आने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि आप देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब भी आपका सोडियम अंदर ज्यादा होगा तो एरिथमियाज का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीछे मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो इट मींस कि जो इस्कीमिया वाले बंदे होते हैं उनमें क्या होता है? एरिथमियाज का रिस्क बढ़ा हुआ होता है। तो ये वाले जो है हमारी क्लास 1 बी एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ये क्या करती हैं कि ये जो इधर से सोडियम आ रहा है ना इस्कीमिक सेल्स में, उसको रोक देती हैं। अब देखो सोडियम अंदर नहीं आएगा ना, वो सारा काम होगा जो मैंने पीछे प्रोसेस पढ़ा है, एक्शन पोटेंशियल और वो सारी चीजें नहीं होंगी, तो एरिथमियाज अब नहीं होंगे इस्कीमिया वाले बंदे में। ये आपने मस्ट याद रखना है कि हम जो क्लास 1 बी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं वो किस में यूज करते हैं? वो हम जो MI वाला बंदा होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला, उसमें एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए हम क्लास 1 बी, और इसमें भी कौन सी? हम मोस्टली लाइडोकेन को
यूज करते हैं या मैक्सेलिटीन को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये इसमें एक फेनिटोइन भी आ जाती है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लाइडोकेन और मैक्सेलिटीन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, काम क्या किया, वीक सोडियम चैनल्स को ब्लॉक किया। कहां पे ब्लॉक किया, जो कि आपके इस्कीमिक सेल्स थे उनमें मेनली इन्होंने ब्लॉक किया। तो ये डिक्रीज, हाँ इसमें आपने ये याद रख लेना है कि वो देखो वो क्या करवा रहा था, इंक्रीज करवा रहा था एक्शन पोटेंशियल का। जो क्लास 1 ए थी ना, वो इंक्रीज करवा रही थी एक्शन पोटेंशियल का। ये क्या है कि डिक्रीज करवा रही होती है एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को आपकी जो क्लास 1 बी है। और प्रेफरेंशियली अफेक्ट इस्कीमिया आर डीपोलराइज्ड परकंजी एंड वेंटिकुलर टिश्यू। वही तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ना, कि ये मेनली कौन सा सेल्स को जाके एक्ट करेंगी, जो इस्कीमिक सेल्स होंगे उनमें जो सोडियम की मूवमेंट हो रही है उसको जाके ये अफेक्ट करेंगी। और कौन से सेल्स को, जो आपका ऑलरेडी डीपोलराइज्ड सेल्स होते हैं, कौन से आपके डीपोलराइज्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक सेल था ना, ये इधर क्या हो जाता है, अब ये डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो ये इधर जो हमारे चैनल्स होंगे ना सोडियम, जब ये इधर वाली टाइम पे जो एक्ट कर रहे होंगे उनको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये ऑलरेडी डीपोलराइज्ड परकंजी एंड वेंटिकुलर टिश्यू को जाके ब्लॉक कर रही होती हैं। तो ये मेनली हमने कहाँ यूज कर ली, एम आई के बाद जो एरिथमियाज हो रहे होते हैं उनमें यूज कर ली। एंड देन डिजिटालिस इंड्यूस्ड एरिथमियाज में भी यूज कर सकते हैं। अब देखो डिजिटालिस में क्या हो रहा था कि आपको पता है अंदर सोडियम ज्यादा हो रहा था, ऐसा ही है कि नहीं है, उसकी वजह से एरिथमियाज हो रहे थे ना। तो इसी वजह से हम डिजिटालिस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये वो जो सोडियम की इनवर्ट मूवमेंट हो रही है उसको क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। लेकिन जो मस्ट याद रखना है वो 1 बी इज बेस्ट इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब इनके एडवर्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट भी कर सकती हैं, डिप्रेस भी कर सकती हैं, बाकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी डिप्रेस कर सकती हैं। जाहिर सी बात है जब आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिप्रेस हो गया तो बंदे को क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनके साइड इफेक्ट्स में। तो ये थी आपकी क्लास 1 बी एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जो कि डीपोलराइज्ड सोडियम चैनल्स को क्या कर रही थी, मोस्टली ब्लॉक कर रही थी। और ये मोस्टली हम कहाँ पे, एम आई वाले बंदों में जो एरिथमियाज हो रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो अगर इनके हम डायग्राम देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, तो जारी सी बात है ये जो सोडियम का अपस्टॉक हो रहा था उसको क्या करवा देंगी, स्लो करवा देंगी। तो ये आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि इन्होंने काफी ज्यादा ब्लॉक किया, लेकिन ये क्या है कि वीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत ब्लॉक करेंगे और बाकी ये देन जल्दी से क्या हो जाएगी आपकी रिपोलराइजेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इस बंदे का जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, कम है देन ये जो नॉर्मल बंदा है रेड वाला है उससे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन कम हो रहा था, जबकि क्लास 1 में क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। देन आ गई आपकी क्लास 1 सी ड्रग्स, उसके बारे में जरा देखते हैं। तो देखो ये जो क्लास 1 सी है ना, ये हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते। क्लास 1 सी हम क्यों नहीं यूज करते, ये बहुत इनका हैवी वाला इफेक्ट है। हैवी वाला इफेक्ट क्यों है कि ये, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये देखें सोडियम चैनल इनको बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देती हैं। जब ये बहुत ज्यादा ब्लॉक करती हैं इट मीन्स कि ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा क्या करवा देंगी, वाइड करवा देंगी, प्रोलॉन्ग करवा देंगी। ऐसे ही कि नहीं है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स आपका वाइड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि आपका ये जो फेज 0 था, ठीक है, उसमें क्या है कि जो सोडियम चैनल की मूवमेंट हो रही है, सोडियम आयंस की मूवमेंट हो रही है, उसको ब्लॉक किया। तो अब आपका सोडियम आहिस्ता आहिस्ता से मूव करेगा। तो आप देख सकते हो कि अब आपको बहुत ज्यादा सिलेंडर लाइन मिल रही है। तो ये थी आपकी क्लास 1 सी। क्लास 1 सी में कौन कौन सी आ जाती है, फ्लेकेनाइड आ जाती है, प्रोपाफिनोन आ जाती है, ठीक है। इनका मैकेनिज्म था, ये देख लो, स्ट्रॉन्ग है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इनका, ठीक है। देन ये क्या कर रही है, प्रोलॉन्ग कर रही है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को, किसमें, आपकी एवी नोड में ये उसको प्रोलॉन्ग कर रही होती है। ये आप देख सकते हैं ना कि इस बंदे का रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हुआ पड़ा है, प्रोलॉन्ग हुआ पड़ा है। तो ये उसमें प्रोलॉन्ग कर रही होती हैं एवी नोड में, ठीक है, जाहिर सी बात है। और किस में ये प्रोलॉन्ग कर रही है, देन आपके असेसरी बाईपास ट्रैक्स में। असेसरी बाईपास ट्रैक्स में कौन सा आ जाता है, आपका वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम आ जाता है, जिसमें क्या बन रहा था, बाईपास ट्रैक बन रहा था। बाईपास ट्रैक वो हमने देखा था ना कि डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल में कनेक्शन था, ठीक है। देन ये क्या है कि इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, कहाँ पे, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इन परकंजी एंड वेंट्रिकुलर टिश्यू में इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। मेनली जो इसका इफेक्ट है वो कहाँ पे है, एवी नोड पे और एसेसरी बाईपास ट्रैक पे है। अच्छा जी, और क्या है कि देन आ गया कि एक्शन पोटेंशियल पे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो यही कि ये स्ट्रॉन्गली सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही थी। तो हम इनको यूज किस में करेंगे, हम इनको सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डियाज में यूज करेंगे, हम इनको जनाब एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कि
ओनली जो हम इसको ना रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज कर देते हैं। रिफ्रैक्टरी का आपको पता है कि जब आपकी दूसरी ड्रग्स जो है वो काम ना कर रही हो, ठीक है, मींस के रिफ्रैक्टरी का वर्ड ही हम उस वक्त यूज करते हैं, मींस रेजिस्टेंस, जब आपकी दूसरी ना काम कर रही है देन आपको ये यूज करना पड़ता है। आप इसको एज अ फर्स्ट थेरापी नहीं यूज करते होते। तो ये मेनली हम किस में यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। तो ये देखो ये बहुत ज्यादा सोडियम को ब्लॉक कर देंगी, या बहुत ज्यादा सोडियम, तो ये आपको पता है जब आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है तो करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है सेल से। तो ये देखो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देंगी, जब बहुत ज्यादा सोडियम को ब्लॉक कर देंगी तो उधर से करंट की जो प्रोडक्शन हो रही थी वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। अच्छा देन आगे के इसके एडवर्स इफेक्ट्स, ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये हम इतना ज्यादा यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये प्रो एरिदमिक होती हैं, ये एरिदमियाज के रिस्क को काफी ज्यादा बढ़ा देती होती हैं जो बंदे इनको यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। देन आ गया कि इसको हम पोस्ट एमआई में तो आपने इनको बिल्कुल यूज नहीं करना, और ये एमसीक्यूज है कि आपने क्या करना है, जिस बंदे को मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है उसमें आपने इनको कभी भी यूज नहीं करना, ये उनमें कंट्रा इंडिकेटेड है। ठीक हो गया। देन आ गया, ये देखो उसका उसने निमोनिक भी किया, 1C इज कंट्रा इंडिकेटेड इन स्ट्रक्चरल एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज, उन सब में हम इन क्लास 1C को यूज नहीं करते होते। अब इसका थोड़ा सा और मैं आप लोगों को इनकी डिटेल बताता हूँ, हम इनका बारे में सारा पढ़ते हैं। ये क्या करवाते हैं, स्लो और स्लो कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं कंडक्शन को। ठीक है, किसकी कंडक्शन को, आपको पता है कि ये सोडियम को ब्लॉक कर रहे हैं, पोटाशियम को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट की कंडक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, स्पेशली इन डीपोलराइज्ड सेल्स। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन डीपोलराइज्ड सेल्स। देखो मैंने आप लोगों को बताया आपके सेल्स क्या है कि नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पड़े होते हैं, उनका पोटेंशियल क्या होता है, -85 मिलीवोल्ट। ठीक है, देन आपके पता है कि सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो इस तरह आपका रैपिड अपस्ट्रोक आ जाता है। देन आपको पता है कि देन क्या होता है, आपका ये पोटाशियम और कैल्शियम वाले ओपन होते हैं, एंड देन पोटाशियम का क्या होता है, आउटफ्लक्स होता है, और देन ये अगेन हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाता है। मींस के क्या हुआ कि आपके जो सोडियम चैनल थे, ठीक है, वो क्या हुए, इस हालत में एक्टिव थे। ये वाली जो सारी स्टेज थी, ये जो आपका फेज 0 था, इस दौरान क्या थे, एक्टिव थे, डीपोलराइजेशन करवा रहे थे। देन क्या है कि वो ये वाली जो स्टेट होती है ना, प्लेटो फेज, उस दौरान वो इनएक्टिव सुकून से बैठ जाते हैं। अब किसको काम करने देते हैं, हमारे पोटाशियम और कैल्शियम को काम करने देते हैं। ठीक है, देन वो क्या है कि इधर इनएक्टिव हुए, देन वो क्या है कि ये वाली जो स्टेज होती है, हमारा जो फेज 4 होता है, उस दौरान वो रेस्ट कर रहे हैं कि अब जनाब स्पून से बेड लगा के वो रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। तो ये जो आपकी है एंटी एरिथमिक, कौन सी, ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये मेनली इन पे कहां पे एक्ट कर रही हैं, जब ये एक्टिव स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में, और कहां पे, ये वाली ये जो इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, इन दोनों में मेनली ये इधर एक्ट कर रही होती हैं। एक जब ये ओपन होते हैं, आपको पता है इधर ओपन होते हैं ना, ये इस तरह करके ओपन होते हैं हमारे सोडियम चैनल्स, और सोडियम क्या है कि सोडियम का इनफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, देन ये वाली जो स्टेज होती है प्लेटो फेज, इस तरह ये क्या कि इनएक्टिव कौन से बैठे हुए होते हैं, लेकिन मेनली ये जो रेस्टिंग स्टेज होती है वो क्या आगे आकर जब ये क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। अब ये वाली सारी चीज मैं आप लोगों को एमए तो नहीं पढ़ा रहा, ये बुक वाले ने ऐसे तो नहीं लिखी हुई। देखो अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ कि एक बंदे को क्या है, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब इनको रेस्ट करने का ज्यादा टाइम मिलेगा या कम टाइम मिलेगा, रेस्ट करने का कम टाइम मिलेगा। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे सेल्स को जल्दी जल्दी करंट पास करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी एक्शन पोटेंशियल वगैरह सारा कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही है कि नहीं है, मींस के अब क्या हुआ कि आपका जो रेस्टिंग वाला टाइम था वो कम हो गया, लेकिन इंक्रीज हो गया कौन सा, ये ओपनिंग वाला टाइम भी इंक्रीज हो गया, और कौन सा, जब ये इनएक्टिव थे वो वाला टाइम भी इंक्रीज हो गया। ऐसा ही है कि नहीं है, ये वाला सारा टाइम कम हो गया। तो अब हमारी जो ड्रग्स थी वो इन पे कब आके लग रही थी, ये वाली जो ड्रग्स थी इन पे मेनली कब आके लग रही थी, जब ये ओपन थे या इनएक्टिव थे। मींस के जब बंदे को टैकीकार्डिया होगा तो इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा टाइम मिल रहा है कैल्शियम और हमारे जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का। ठीक है, अब मैं कहता हूं बंदे को ब्रेडिकार्डिया है, तो जब आपको पता है ब्रेडिकार्डिया हमारे सेल्स ज्यादा स्कून करेंगे, तो वो ज्यादा किस स्टेज में होंगे, रेस्टिंग वाली स्टेज में होंगे। तो अब क्या होगा, अब उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, हमारी ड्रग्स ज्यादा काम करेंगी या कम काम करेंगी ना, क्योंकि उन्हें कौन सी स्टेट चाहिए बाइंड करने के लिए, ये ओपन या इनएक्टिव स्टेट चाहिए। तो ये चीज आ गई, ये वाला इसके पीछे सारी कहानी है। ठीक हो गया। तो ये क्या है कि स्लो कर रही है, ये ब्लॉक कर रही है कंडक्शन को, स्पेशली डीपोलराइज्ड सेल्स। वो मैंने आप लोगों को डीपोलराइज्ड सेल्स बता दिया। आपको पता है ना, ये वाली जब स्टेज होती है उस वक्त आपके सेल्स कौन सी स्टेज में होते हैं, ये अंदर नेगेटिव होता है, और सॉरी अंदर पॉजिटिव होता है, और बाहर क्या होता है आपका, तो ये वाली कौन सी स्टेट होती है, आपकी डीपोलराइज्ड स्टेट होती है। इस दौरान आपके ये एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं स्लोप ऑफ फेज 0 डीपोलराइजेशन। तो वो आपने देख लिया कि इन्होंने कैसे डिक्रीज किया स्लोप ऑफ फेज 0, ये वाला, इस चीज को वो कह रहे हैं ना यार,
ये डिक्रीज कर रही है स्लोप ऑफ फेज जीरो को, ठीक है। देन क्या है कि एक्शन एट फास्टर हार्ट रेट, ये देखो इंक्रीज्ड एक्शन एट फास्टर हार्ट रेट, जो अभी मैंने आप लोगों को सारी कहानी बताई है, ठीक है। देन आ गया कि ये स्टेट डिपेंडेंट होते हैं। स्टेट डिपेंडेंट वही मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये कौन सी स्टेट पे मेनली एक्ट कर रहे थे, जब वो हमारे ओपन थे और एक्टिव थे सोडियम चैनल्स, तो उस वक्त। तो ये देखो जब इंक्रीज होता है हार्ट रेट तो क्या होता है कि हमारे पास जनाब शॉर्टर डायस्टोली होती है। शॉर्टर डायस्टोली मींस के ये वाला जो टाइम होता है इस दौरान आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, आपके सारे सेल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तो शॉर्टर डायस्टोली होती है। इसकी वजह क्या है कि आपके सोडियम चैनल स्पेंड करते हैं लेस टाइम, कौन सी स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। तो ड्रग्स क्या है कि डिसोसिएट ड्यूरिंग दिस स्टेट, वो कहना क्या चाह रहा है कि आपकी जो ड्रग्स हैं वो बाइंड कब कर रही थी, आपकी ये जो डिपोलाइजेशन वाली स्टेट थी और ये वाली जो स्टेट थी, लेकिन इस स्टेट में क्या है कि वो डिसोसिएट हो जाती हैं, ठीक हो गया। अब क्या है कि एक बंदे को टैकीकार्डिया है तो ये वाली स्टेट तो होती बड़ी कम है, ये जल्दी जल्दी से अगेन डिपोलाइजेशन हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, तो इस दौरान वो डिसोसिएट होने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा बाइंड करके रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा हमें ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा। तो लेस टाइम फॉर ड्रग टू डिसोसिएट फ्रॉम रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से क्या है कि हमें इफेक्ट काफी प्रोनाउंस मिल जाएगा कौन से बंदे में, जिस बंदे को टैकीकार्डिया होगा, टैकीरिथमिया। तो यही तो हम चाह रहे थे, हम दे उन्हीं लोगों को दे रहे होते हैं ना जो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह, उनमें आपको पता है बहुत ज्यादा जो हमारे सेल्स हैं वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उधर बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, बहुत ज्यादा सोडियम और आयंस की सारी मूवमेंट हो रही है, तो ये उधर जाके वो वाले जो सेल्स हैं जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको मेनली जाके इफेक्ट करेंगे, ऐसे ही है कि नहीं है। तो इस तरह करके जनाब हमारे ये वाले सारी ड्रग्स काम कर रही होती हैं। देन उसने नीचे ये निमोनिक दिया हुआ है कि इफेक्ट क्या है कि मोस्ट प्रोनाउंस्ड इज 1C, आपको पता है कि 1C सबसे ज्यादा तगड़ी थी। देन सेकंड स्टेज पे आ जाती है आपकी 1A, ये वाली जो है, ठीक है। एंड देन आपको पता है 1B, ये बी वाली बहुत वीक थी, ठीक है। तो ये क्या है कि जनाब आके ड्यू टू रिलेटिव बाइंडिंग स्ट्रेंथ, ये आपका उसने कैब वाला दिया हुआ है निमोनिक। तो ये होगी हमारी एंटी एरिथमिक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1। इसमें हमने 3 क्लासेस पढ़ी, इसका जस्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। ये मेनली किसको ब्लॉक कर रही थी, आपकी क्लास 1 सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही थी, ठीक है। देन आ गई आपकी क्लास 1, ये क्या है, मॉडरेट इनका काम था, मॉडरेट था। इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट थी वो प्रोकेनामाइड थी, प्रोकेनामाइड का जो साइड इफेक्ट था वो मेनली इंपॉर्टेंट था SLE, ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं, और बाकी ये क्या है कि इन्होंने हर चीज को बढ़ा दिया वो हमें पता है। देन आ गई आपकी क्लास 1B, क्लास 1B में मेनली इंपॉर्टेंट थी लाइडोकेन, ठीक है। लाइडोकेन के बारे में जस्ट एक थोड़ी सी सिंपल बात बता देता हूँ कि ये आपके जो क्या कहते हैं नर्व्स है ना, इधर से जो मैसेज आ रहा होता है वो भी तो करंट के थ्रू ही जा रहा होता है ना, तो ये उधर भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। जब उधर भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं तो नर्व्स मैसेज लेके जा सकेंगी आपके ब्रेन की तरफ, नहीं लेके जा सकेंगी। इट मींस कि ये क्या करवाती हैं, ये एज अ यूटिक लोकल एनेस्थेटिक, ये किस तरह यूज होती है, लोकल एनेस्थेटिक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे बॉडी का एक पार्ट है, इधर क्या हुई है, पेन हुई है, ठीक है, इधर कुछ भी लगा है, मुझे पेन हो रही है, तो मैं क्या, इधर से मैसेज कौन लेके जा रहा होता है, आपकी नर्व्स लेके जा रही होती है ब्रेन की तरफ, ऐसे ही है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि ये जो नर्व्स मैसेज लेके जा रही हैं इनको आयंस की मूवमेंट चाहिए सोडियम वगैरह की सब की, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं नहीं चाह रहा कि ये वाला मैसेज जाए मेरे ब्रेन की तरफ, मुझे पेन हो, तो मैंने क्या किया कि इधर ऐसी ड्रग लगा दी, कौन सी लगा दी, लाइडोकेन। तो वो क्या करेगी, इन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगी, तो अब इधर से मैसेज नहीं जा सकेगा। तो अब चाहे आप उधर को लाइडोकेन लगा के उधर आप जो मर्जी करते रहो, अब मैसेज आपके ब्रेन की तरफ जाना ही नहीं और पेन नहीं होनी। और ये हम बहुत ज्यादा यूज करते थे, कब यूज करते थे, जब हम फोली पास कर रहे होते थे ना मेल को, ठीक है। तो उस वक्त पहले हम लाइडोकेन इंजेक्ट करते थे, देन तो वो क्या है, ये यूज होती है एज अ लोकल एनेस्थेटिक। ये चलो थोड़ा सा बता दिया मैंने। अच्छा जी, तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइडोकेन है, लेकिन फिलहाल हमारा एरिथमियाज के साथ ताल्लुक है। और इसमें जो मस्ट मस्ट याद रखने वाली चीज है वो हम कब यूज करते हैं, MI के बाद जो एरिथमियाज हो रहे होते हैं उनमें यूज करते हैं। ये आपकी क्लास 1B, और इन्होंने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को कम कर दिया, ये आगे क्लास 1B। देन क्लास 1C, ये सबसे ज्यादा तगड़ी होती है, और ये क्या है कि बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देती हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉक कर देती हैं। देन ये क्या है कि आपका एक्शन पोटेंशियल पे इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये क्या है कि एरिथमियाज के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, इस वजह से हम इनको मोस्टली नहीं यूज करते होते, सिर्फ उस वक्त यूज करते होते हैं जब हमारी बाकी ड्रग्स काम ना कर रही हो, तो रिफ्लेक्टिव वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम इनको यूज कर लेते होते हैं। तो ये आ गई आपकी क्लास 1C।